गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अडेप्टेशंस टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट हम देखेंगे एक स्पेशल टाइप की अडेप्टेशन भी है जो ऑर्गेनिजम्स में होती है। किस लिए होती है? फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हमने बहुत सारे फैक्टर्स देखे एनवायरनमेंट के, हमने कहा कि टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, हमने कहा कि वाटर भी अफेक्ट करता है, इसके अलावा हमने कहा सॉइल भी अफेक्ट करती है, लाइट भी अफेक्ट करती है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के पास इनके लिए, इन फैक्टर्स के लिए बहुत सारी अडेप्टेशंस होती हैं। अब बात आ जाती है, एक और फैक्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उस चीज को फील करता है, चाहे वो सी वाटर के अंदर हो या सी लेवल के अंदर हो, अबव द सी लेवल हो। तो सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे हमें फील ना हो रहा हो, लेकिन एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल सबसे ज्यादा कहां पे होता है? एयर के ऊपर। क्योंकि जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है चेंज होता है, उस तरह से जो है जो गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स को भी वो अफेक्ट करता है। वो कितने क्लोज हैं, कितने डिस्टेंस पे हैं, ये चीज भी अफेक्ट होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो लास्ट टॉपिक अडेप्टेशन का आज हम देखेंगे, दैट इज अडेप्टेशन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आएगा तो ऑर्गेनिज्म किस तरह से अडेप्ट करेगा। तो जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आता है, द ओनली मेथड और द ओनली टाइप ऑफ अडेप्टेशन इज फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल मीन्स पहले ही बता चुकी हूं आपको, फिजियोलॉजिकल मीन्स क्या है कि जो उसके इंटरनल जो मेटाबॉलिज्म है, उसके सेल्स हैं, उसके टिश्यूज हैं, उनमें चेंजेस आएंगे ताकि आप उस एनवायरनमेंट में प्रॉपरली सरवाइव कर पाए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो इस तरह का एग्जाम्पल आपको आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला, जो एग्जाम्पल्स होते हैं किस तरह के आपको देखने को मिलते हैं। जब भी आप कहीं काफी हिल स्टेशन पे जाते हैं, हिली एरिया में जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं आप? जैसे तिब्बतन एरियाज में आप जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड लद्दाख में आप जाते हैं, या रोहतांग बाईपास, इस तरह की जगह पे जब आप जाते हैं जो काफी हाई एल्टीट्यूड्स पे हैं, तो वहां पे जाके क्या होता है, जाते ही ऐसी जगह पे हायर एल्टीट्यूड्स पे हमें क्या दिक्कत आती है, या जैसे मानसरोवर भी हम कहते हैं, वो भी काफी हाई एल्टीट्यूड पे है। तो वहां पे अगर हम जाते हैं तो जाते ही वहां पे पहुंचते ही हमें कुछ दिक्कतें फील होती हैं, जैसे कि फटीग, बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, हार्ट पैल्पिटेशन। हार्ट पैल्पिटेशन क्या होता है कि हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हमें जो है लगती है कि बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है। नोजिया, जो दिल घबराना जो है, हमें वहां पे घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है, इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। At higher altitudes, we feel nausea, fatigue, heart palpitation, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल हमें ऐसे लगेगा कि बहुत ही ज्यादा हार्ट बीट जो है वो बढ़ चुकी है। ये सिम्टम्स उस वहां पे हमें जैसे ही हम इस हायर एल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं, हमें ये देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है वहां पे? ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस तरह का इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है? तो रीजन क्या है कि जो हायर एल्टीट्यूड होते हैं वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ही कम होता है। रीजन क्या है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी, उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, वो काफी दूर दूर प्रेजेंट होंगे। इट मींस जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो बहुत ही कम होगा वहां पे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स काफी एक दूसरे से दूर दूर होंगे। ध्यान रखना है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसी वजह से ये इफेक्ट शो हुआ है, ये वाला।
क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ज्यादा होता है तो वहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी काफी क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है तो मॉलिक्यूल्स की जो आपस की अट्रैक्शन है, जो ज्वाइंट करते हैं, वो क्या हो जाती है, खत्म होती जाती है, और वो काफी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो वहां पे लो ऑक्सीजन कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हमें ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है कि एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको एक्सप्लेन करना होता है, या आपको बताना होता है कि जो ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं उसका रीजन क्या है। तो रीजन पहला है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और ऑक्सीजन कम है, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल पा रही है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आता है कि आपका जो लंग्स है वो इतने ज्यादा वहां पे एक्सपेंड हो जाते हैं कि CO2 का अमाउंट भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन भी अंदर कम आ रही होती है। तो वहां पे दिक्कत क्या, आप चाहे CO2 रिमूव करते रहे, ऑक्सीजन वहां पे प्रेशर कम है तो कम आ पा रही है। तो हमारी बॉडी जो है, लेकिन अगर आप कुछ घंटों के बाद, जैसे आप मॉर्निंग पे पहुंचे थे, तो इवनिंग तक आपको नॉर्मल हो जाएगा सारा। तो हमारी बॉडी ने ऐसा क्या चेंज किया कि वहां पे हम उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो गए। तो क्या चेंजेस आते हैं, कैसे कोप अप किया उस ऑर्गेनिज्म ने इस तरह के। यस मैम, यस। तो किस तरह से कोप अप किया उस ऑर्गेनिज्म ने, तो सबसे पहला मेथड था उसके पास इंक्रीज इन RBC। जो RBC का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका जैसे कम अमाउंट होगा तो हमारी बॉडी उस चीज को जो है हमारा जो सिस्टम है, हार्मोनल नर्वस सिस्टम है, वो इस चीज को सेंस कर लेता है। ये एनवायरनमेंट का स्टिमुलस है जिसको हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना है। तो स्टिमुलस जैसे ही रिसीव हुआ तो उसके रिस्पॉन्ड में क्या होता है, हमारी जो बोन मैरो है उसमें बहुत ही फास्ट जो है प्रोडक्शन RBC का स्टार्ट हो जाता है। क्यों, जितनी ज्यादा RBC होंगी उतना ही ज्यादा वो ऑक्सीजन को बाइंड करके लेके जाएंगी। अगर उस पर्सन में RBC का नंबर कम है तो दिक्कत हो सकती है। RBC जितनी ज्यादा उतनी ही ज्यादा वो ऑक्सीजन, चाहे वो कम है ऑक्सीजन, लेकिन वो मैक्सिमम आ जाएगी। हम जितनी ऑक्सीजन बेटा लंग्स में लेके जाते हैं सारी की सारी ब्लड में नहीं जाती है, कुछ पार्ट बच भी जाता है, क्योंकि मैक्सिमम ब्लड वहां को लेके चला जाता है उस ऑक्सीजन को। लेकिन अब हमारी RBC बढ़ गई तो मैक्सिमम ऑक्सीजन को वो लेके जाएगा, पहला। दूसरा है डिक्रीज, एक वो लास्ट में करती हूँ, इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। अब आपको पता है जितनी ज्यादा फास्ट हम ब्रीदिंग करेंगे उतना ही ज्यादा जो है ऑक्सीजन का अमाउंट हमारी बॉडी में आएगा। तो उससे क्या होगा, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आएगी, RBC हमारे पास ज्यादा हो गई हैं, उतना ही ज्यादा वो ऑक्सीजन को लेके जाएंगी। अब एक लास्ट पॉइंट है जो जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कंफ्यूजिंग, लेकिन उसका रीजन आपको बताती हूँ। डिक्रीज इन बाइंडिंग कैपेसिटी या डिक्रीज इन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये हमें थोड़ा सा अपोजिट लगता है कि ऑक्सीजन की जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अब आपको लगेगा अगर बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी तो हीमोग्लोबिन लेके कैसे जाएगा, यहाँ तो बढ़नी चाहिए थी, कम हो गई। लेकिन ये कहाँ पे अप्लाई होता है ये बताती हूँ आपको। हीमोग्लोबिन की एक खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक जो है उस क्या होता है, वो तब बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ जब वहां पे ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, और वो ऑक्सीजन को लीव भी तब करता है जब वहां पे ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन जो है
वो क्या हो चुकी हो, कम हो चुकी हो, और CO2 का अमाउंट ज्यादा हो चुका हो। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन दो ही कंडीशन में लीव करता है। एक तो वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट जो है लेगा तब, सॉरी, आपका लेगा तब जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगी, तो वो ले लेगा और CO2 को छोड़ देगा। और ऑक्सीजन को रिलीज तब करेगा टिश्यू में जब वहां पे CO2 का अमाउंट ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम होगा। तो हमने क्या किया, जब हीमोग्लोबिन, इट मीन वो बाउंड रहेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं, ऑक्सीजन के साथ बाउंड रहेगा। ऑक्सीजन रिलीज कब होगी, कि जब वहां पे CO2 का अमाउंट ज्यादा होगा। तो ये दिक्कत है, हमें तो हर टाइम पे वहां उस जगह पे तो हमें हर टाइम ऑक्सीजन चाहिए, कुछ भी हो, टिश्यू में कम हो ज्यादा हो कोई मैटर नहीं कर रहा, बट हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, चाहे वहां पे कुछ ही कंसेंट्रेशन हो, हीमोग्लोबिन एकदम जैसे ही वो टिश्यू में पहुंचेगा, सडनली वो जाते ही वहां पे ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। तो बाइंड करने की कैपेसिटी का मतलब वो कितनी देर ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड रखता है। हमें ज्यादा देर बाइंड नहीं रखना है, ज्यादा देर बाइंड रखेंगे तो बॉडी को नहीं मिलेगी ऑक्सीजन, तो वो एकदम से लेगा और टिश्यू में जाके छोड़ देगा। तो बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा टाइम तक उससे अटैच्ड रहने की कैपेसिटी उसकी वहां कम हो जाएगी, बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वो कोप अप करते हैं by the changes in atmospheric pressure। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो वहां पे एक दो चीजें और बता रखी हैं, कि जैसे हमने कहा कि माउंटेन्स पे बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, आप सी लेवल से बिलो जाएंगे, सी लेवल पे जाएंगे और लोअर मोस्ट पार्ट में बॉटम लाइन ऑफ सी जाएंगे, तो वहां पे ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा होता है कि वहां पे वो ऑर्गेनिज्म क्रश हो सकते हैं। लेकिन ऐसा हमने कभी देखने को नहीं, हमें नहीं दिखा कि कभी कोई ऑर्गेनिज्म क्रश हो गया हो जो सी के अंदर रहता हो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इट मींस उन ऑर्गेनिज्म के पास ऐसी कुछ अडेप्टेशंस है जिसकी वजह से वो सरवाइव कर रहे हैं इस तरह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द फिशेज हैव स्पिंडल लाइक बॉडी, फ्लैट होगी बहुत कम फिशेस की है, बाकी स्पिंडल फॉर्म में होती है, ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस तरह से बियर कर पाए, एक ही पॉइंट पे सारा प्रेशर ना आ पाए। इसके अलावा उनके जो स्विम ब्लैडर होते हैं, आपने स्विम ब्लैडर में एयर ब्लैडर हम उसको कहते हैं, लेकिन जो ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनमें जो एयर ब्लैडर होता है उसके अंदर एयर नहीं होती, ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं जो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बियर करते हैं। इसके अलावा जो उनकी कार्टिलेजेस, जो बोन्स ये सब होती हैं, वो इस तरह से ओरिएंटेड होती हैं कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उनको बचा के रखती हैं। तो इस तरह से वो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी वहां पे सरवाइव करते हैं। तो ये तो थी अडेप्टेशंस की किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने से या बढ़ने से, आपने ध्यान रखना है, माउंटेन्स में जाएंगे तो घटेगा और सी लेवल पे आते आते तो वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है अडेप्टेड होते हैं, उनकी बॉडी में बहुत सारी अडेप्टेशंस होती हैं। तो यहाँ पे हमारा अडेप्टेशंस का और ऑर्गेनिज्म वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया वो हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि एक ऑर्गेनिज्म को एनवायरमेंट, ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन, जिसमें हमने दो चीजें देखी कि एनवायरमेंट, पहले तो हमने देखा एनवायरमेंट ऑर्गेनिज्म को कैसे अफेक्ट करता है, फिर हमने देखा कि उस एनवायरमेंट के लिए उस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या अडेप्टेशन है, वो कैसे सरवाइव करता है। दोनों चीजें देख ली कि एनवायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच की इंटरेक्शन किस तरह से होती है। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिज्म के बाद का नेक्स्ट वाला लेवल होता है पॉपुलेशन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन आपको डेफिनेशन में पहले ही बता चुकी हूं, व्हाट इज पॉपुलेशन। It is a group of similar organism which interbreed within themselves। तो organism क्या है? It is a total number of inbreeding individuals of a species। एक species के जो individuals आपस में breeding करते हैं और एक particular geographical area में present है, उसको हम कहते हैं population। आपको पॉपुलेशन के एग्जांपल्स भी मैंने पहले दिए थे, बहुत सारे पॉन्ड के अंदर फ्रॉग की पॉपुलेशन। इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग
group of interbreeding organism or individuals of same species. एक ही स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म जिनमें भी इंटरब्रीडिंग होती है तो उसको हम, और वो प्रेजेंट इन्हें, इसके बिना हम पॉपुलेशन वर्ड यूज नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। प्रेजेंट इन्हें, कि जैसे हम कह देते हैं कि जो है राजस्थान की पॉपुलेशन, तो क्या है इसमें हम देखते हैं कि किस किस तरह की है, जैसे हम एरिया वाइज कर देते हैं, हम कभी भी ये नहीं कहते पॉपुलेशन या ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन, हम या तो कहेंगे जैसे कि स्टेट वाइज राजस्थान की पॉपुलेशन, दिल्ली की पॉपुलेशन, वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन, अमेरिका की पॉपुलेशन या ह्यूमन पॉपुलेशन। तो उसमें क्या होता है कि हम एक एरिया डिफाइन जरूर करते हैं उसके लिए, तभी हमने कहा कि प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। अब यहाँ पे हमें एक वर्ड यूज किया है इंटरब्रीडिंग, इट मीन उनके आपस में ब्रीडिंग होती है। तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टर्म यूज करते हैं इंटरब्रीडिंग। तो क्या एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन जिनमें होता है लाइक बैक्टीरिया वगैरह है, क्या वो पॉपुलेशन उनके लिए वर्ड यूज नहीं होगा? उनके लिए भी होगा। चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं तब भी वो एक पर्टिकुलर एरिया में जो उनका स्पीशीज जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनको भी हम एक पॉपुलेशन ही कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन है या इवोल्यूशन है वो पॉपुलेशन लेवल पे ही होता है। नेचुरल सिलेक्शन टेक्स प्लेस एट लेवल। पॉपुलेशन के लेवल पे जो है नेचुरल सिलेक्शन होता है और उसी से इवोल्यूशन होता है। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि कभी अभी हम ये नहीं करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म का नेचुरल सिलेक्शन हुआ। एक ऑर्गेनिज्म कभी भी नेचुरली सिलेक्ट नहीं होता है। उस एक पॉपुलेशन के मेंबर्स होते हैं उनमें बहुत सारे धीरे धीरे चेंजेस आते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट होते जाते हैं और अल्टीमेटली उनकी कैरेक्टरिस्टिक आगे आगे जनरेशंस में पास होती रहती हैं। और जब इतनी सारे चेंजेस आगे आगे पॉपुलेशन में पास होते रहते हैं तो एक नई स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है। तो हम एक इंडिविजुअल के साथ कभी भी नेचुरल सिलेक्शन को रिलेट नहीं कर सकते, ना ही इवोल्यूशन को करते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन पूरी पॉपुलेशन लेवल पे होता है और उसी से आगे जाके इवोल्यूशन होता है। तो आपको 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्योंकि आपका जो सिलेबस आज आया है उसमें आप देख रहे हैं अप टू अडेप्टेशन तो आपको करना ही है, पॉपुलेशन वाला टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है उसमें, तो बाकी आपको करने पड़ेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क क्वेश्चन या एमसीक्यू तो उसमें पूछा जाता है कि किस लेवल पे नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करती है, तो आपने बताना है एट द लेवल पॉपुलेशन लेवल। आपसे पूछेंगे ऑर्गेनिज्म के लेवल पे होता है या पॉपुलेशन के लेवल पे ऑपरेट करता है या फिर कम्युनिटी के लेवल पे करता है, बायोम के लेवल पे करता है, तो किस लेवल पे करेगा? पॉपुलेशन के लेवल पे। हमने पहले देखा ऑर्गेनिज्म, अब हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन। उसके भी कैरेक्टर हमने पढ़े कि एक ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ अपने आप को मेंटेन करके रखता है, उसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो पॉपुलेशन है उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं पॉपुलेशन की? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक आती है दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। दूसरी आती है एज स्ट्रक्चर या हम कहते हैं एज पिरामिड और सेक्स रेशियो।
तो ये तो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। अब इसमें एक क्वेश्चन काफी बार हो चुका है एग्जाम में, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ऑफ पॉपुलेशन बट नॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म की नहीं है बट पॉपुलेशन की है। तो वो क्या है? जो है बर्थ रेट और डेथ रेट ऑर्गेनिज्म का नहीं होता, पॉपुलेशन का होता है। 6 रेशो जो है वो ऑर्गेनिज्म की नहीं होती है, किसकी होती है? पॉपुलेशन की होती है। एज स्ट्रक्चर भी जो है किसका होता है? पॉपुलेशन का होता है। सेम क्या है दोनों में कि एक डेफिनेट प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिज्म का, इन द सेम वे पॉपुलेशन का भी प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। जो एक इंडिविजुअल है उसकी जो सारे ऑर्गन्स है उनसे मिलके ही उसकी वर्किंग होती है, तो इन द सेम वे जो एक पॉपुलेशन है उसके जो मेंबर्स होते हैं वही मिलके उसको इवॉल्व करते हैं। तो काफी सारी सेम भी है, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो काफी बार पूछे जाते हैं। तो डिफरेंसेस में आता है आपका बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो एंड एज स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बर्थ रेट एंड डेथ रेट। मैम यहाँ पे मीटिंग एंड कर दे, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे बच्चे सेम लिंक से, कंटिन्यू हो जाएगा टॉपिक।